की तारीख 19 अप्रैल 2020 और हम आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन में। तो आज की टॉपिक के लिए मैंने जो आप सब लोगों को मैसेज छोड़ा था उस मैसेज में कुछ लोगों के जवाब आए। तो ह्यूमैनिटी का, मानवता का सबसे बड़ा किलर कौन है? कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं? मेरा सवाल है। आप लोग ने में से कुछ लोगों ने गेस किया था। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वापिस एक बार कोशिश करें और बताएं कि नंबर वन किलर ऑफ ह्यूमैनिटी कौन सी बीमारी है। इस बीच में आपसे कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं जो कि इंडियन डेटा है, और ये डेटा मुझे मिली है इंडियन सेंसस, जो भारत सरकार सेंसस करती है, जनगणना करती है, उसके हिसाब से। तो अभी अगली जनगणना 2021 में अगले साल होने वाली है। ये जो डेटा है, तो जनगणना जो होती है उसमें कुछ ऐसे भी डेटा कैप्चर की जाती है कि जन्म और मृत्यु कितने हुए। तो अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है वो इंडियन सेंसस की वेबसाइट पे वो है 2017 के। हम अभी 2020 में हैं, बट 2017 तक की डेटा है उसमें। 2017 में भारत में टोटल 64,26,595 मौत हुई। ये सेंसस के हिसाब से बताया गया है कि 2017 में 64,26,595 मौत हुई, जिसमें से मेडिकल सर्टिफिकेट कितने मौतों में मिली है? 14,11,11,060। मतलब टोटल जो मृत्यु है और कितने को मेडिकली आइडेंटिफाई किया गया है कोई कौन से कारण से मरे, तो वो प्रतिशत जो है भारत का है वो 22%, 22%। केवल 22% मौतों का कारण हमें मालूम है, क्योंकि हॉस्पिटल जो मौत के बाद सर्टिफिकेट देती है कि कौन से कारण से ये इस इंसान की मृत्यु हुई है। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग है, स्टेट डेटा है। कौन सा वो स्टेट है, कौन सा वो राज्य है जिसमें, मतलब टॉप से या बॉटम तक देखें तो सबसे वो राज्य नंबर 1 पे है गोवा। 100% अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेथ, जितने लोग मरे सबका सब निर्धारित था ये कौन से कारण से मरे। अब जहां हम रह रहे हैं महाराष्ट्र, नॉट बैड, 39% मेडिकल कॉजेज पता चले हैं मौत के। सबसे बॉटम में झारखंड है जहां पे 5%, और उसके ऊपर बिहार है। मैं आपको वो क्विकली दिखाना चाहूंगा चार्ट, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो ये है इंडियन सेंसस की चार्ट। ये मैं आप सब लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा कि ये कैसे दिखता है, राइट। अभी इसमें मुझे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये डेटा हमें चाहिए थी आज। क्यों चाहिए थी, आगे आते हैं। अभी हम सब डरे हैं किसी बीमारी की वजह से कि कौन सी बीमारी अभी इतनी फैल रही है, इतनी ज्यादा वो बीमारी है, वो है कोविड-19 चल रही है। बट उससे कितनी मौत हो रही है एज कंपेयर टू दिस बीमारी? अभी मैं आपको बताता हूं कि हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं, हर दिन भारत में 6,070 लोग इस बीमारी से मरते हैं। 6,070 लोग हर दिन मरते हैं। एक महीने में 1,82,086 लोग मरते हैं। ओके, तो हम थोड़ी एक और डेटा पे जाते हैं वापस कि ये जो टोटल जो डेथ थी, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया 14,11,060 में, उसमें से 34% डेथ, 34% डेथ जो थी वो हुई थी कार्डियोवैस्कुलर रीजन से। कारण क्या था? उनको दिल की बीमारी थी किसी न किसी तरह की। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। नंबर 2 पे आता है इन्फेक्शन और पैरासिटिक डिसीज होना, कुछ जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं उसमें 10% लोग मरे। नंबर 3 रेस्पिरेटरी, सांस से रिलेटेड ट्यूबरकुलोसिस एंड बाकी बीमारियां, 9%। नंबर 4 पे आती है कैंसर, जो कि कई लोगों ने गेस किया कि नंबर 1 कैंसर होगा। जी नहीं, नंबर 1 कैंसर नहीं है। नंबर 1 है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। हर दिन, वापस रिपीट करता हूं, 6,070 लोग भारत में मरते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से। बट क्या इसके प्रति हमारा ध्यान जाता है क्या? शायद नहीं, शायद नहीं। तो अभी हम क्विकली क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में मैं बहुत ज्यादा साइंस और डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, बट आपको मैं मोटा मोटा बताना चाहता हूं कि
कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस में भी अगर हम देखने जाएं तो कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ भी हुए हैं। तो एक जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग रिलेटेड जो खून का सर्कुलेशन, उसमें 35% डेथ देखे गए हैं टोटल कार्डियोवैस्कुलर डेथ में। 32% इस्केमिक हार्ट डिसीज है जिसकी हम बात करेंगे। हाइपरटेंशन से रिलेटेड 15% केसेस हैं, और ब्रेन रिलेटेड जिसको स्ट्रोक बोलते हैं वो 15% है। बाकी सब 3% के दौरान में आते हैं। तो अब हम क्विकली एक जानने की कोशिश करते हैं कि दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं टॉप की वो कौन सी हैं। तो एक सबसे पहले जो हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, तो हमारे शरीर में अलग अलग आर्टरीज हैं जो ब्लड पहुंचाती है। तो दिल को जो खुद से ब्लड पहुंचाती है उस आर्टरी का नाम कोरोनरी आर्टरी है। अभी वहां पे ब्लॉकेज होती है, प्लाक बनती है, हम आगे बात करेंगे उसको। तो प्लाक जो है वो एक रुकावट है खून के संचालन में। अब इसकी वजह से एंजाइना होती है। एंजाइना क्या है, चेस्ट पेन होना, कि मान लीजिए कुछ सीढ़ी चढ़े, कुछ जिनकी अवस्था ज्यादा हो जाती है उन लोगों में देखा जाता है सीढ़ी चढ़े तो उनको दिल में दर्द हुआ। तो दो तरह की एंजाइना होती है, एक स्टेबल होती है और एक अनस्टेबल। तो स्टेबल मतलब जहां जो दिल में जो रुकावट है, जो प्लाक बनी है, वो आर्टरी में एक जगह अटकी हुई, एक ही जगह है, वो घूम नहीं रही है, वो ठीक है। वो आप सीढ़ी चढ़े, आपने रेस्ट किया, फिर आपको नॉर्मल लगता है। डेंजर कहाँ है, अनस्टेबल जो होता है वो प्लाक जो है, अगर वो टूट गया कहीं से, वो जो जमावट है एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक जो है वो टूट के और किसी दिल के ऐसे हिस्से में जाके एक धमनी में अटका और आगे की ब्लड सर्कुलेशन रुक गई, तो उस समय होती है ये जो मूवमेंट से होती है ना, अगर उसने जाके ब्लॉक कर दिया तो अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होते हैं। तो उसको मोटी मोटी भाषा में जो हम हार्ट अटैक बोलते हैं ना, और ये सबसे बड़ा कारण है सडन कार्डियक डेथ का। सबसे ज्यादा लोग इसी अनस्टेबल अंजाइना में मरते हैं, जो प्लाक है वो कहीं जाके मूव हो गई और उसकी वजह से। तो ये हो गई कोरोनरी आर्टरी डिसीज। उसके बाद आती है हार्ट फेलियर। तो हार्ट अटैक दूसरी चीज है, हार्ट फेलियर दूसरी चीज है। हार्ट फेलियर, इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होती है। कारण क्या हो सकते हैं इसके, कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ये हार्ट फेलियर क्या है कि हार्ट जो है वो पंपिंग मशीन है, बट जब इसकी पंप करने की कैपेसिटी कम होने लगती है तो बोलते हैं कि हार्ट फेल हो रहा है, जितनी पंप करनी है उतना नहीं कर पा रहा है। इसमें अलग अलग प्रकार हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, बट जो सबसे चिंताजनक है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कि जब भी दिल खुद से पंप जो करने की कैपेसिटी है ना वो कम होने लगती है, तो बहुत ज्यादा खून जमा होने लगता है। वो खून ये जो जमा हो रहा है ये खाली हार्ट में ही नहीं हो रहा है, बराबर से लंग से भी खून नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले इफेक्ट इसके दिखाई देते हैं लंग्स में, पानी जमना जो बोलते हैं। जो खून जो जम गई ना तो एडिमा होती है, वो खून जमने से एडिमा होती है। और इसके जो लक्षण है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में आदमी को तकलीफ आने लगती है। तीसरी बीमारी कार्डियोमायोपैथी। अलग अलग मायोपैथी मतलब, मायो मतलब मसल्स बोलते हैं, पथी मतलब बीमारी होना। तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। नमस्कार पुष्कर भाई, सौरभ, हेलो। तो ये जो और जो मोटा होना होता है उसको बोलते हैं एट्रोफी। तो अभी जो नॉर्मल हार्ट है वो तो बीट करती रहती है कंटिन्यूस। बड़ी इंटरेस्टिंग से आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, हम साइंस में जाए उसके पहले, कि हमारी जो हार्ट है ना इसकी साइज कितनी है, आपकी मुट्ठी के बराबर। ये जो मुट्ठी है बस इतनी ही हार्ट की आपकी साइज है। वजन कितना है, केवल 250 से 300 ग्राम, दैट्स इट। 250 टू 300 ग्राम, इतना छोटा सा ऑर्गन है और कितना पावरफुल काम करता है। एक दिन में कितनी बार धड़कता है, 1,15,000 बार धड़कता है एक दिन में, मतलब 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है। कुछ लोगों में ज्यादा भी हार्ट रेट होती है। एक दिन में हार्ट कितना लीटर ब्लड पंप करता है, 7,570 लीटर। हर मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है ये छोटा सा ऑर्गन जो हमारे बीच में है हार्ट में। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि लेफ्ट में होता है, नहीं, हार्ट हमेशा बीच में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ज्यादा काम करती है तो धक धक इधर ज्यादा सुनाई देती है। ऑलराइट, 5 लीटर आपका टोटल ब्लड वॉल्यूम, एक जो नॉर्मल इंसान है उसमें 5 से 5 लीटर तक ही ब्लड होता है। तो आपकी बॉडी में जितना भी खून है उसको 1 मिनट में पूरा दोहरा देता है ये हार्ट। इतनी कमाल की चीज है। इसको अगर बाहर भी निकाल लें तो भी ये धड़कता रहता है कुछ दिनों तक, कुछ देर तक, दिनों तक नहीं। अगर आप पूरे बॉडी की टोटल जो ब्लड वेसल्स की लंबाई चौड़ाई लंबाई देखें, 96,560 किलोमीटर लंबाई है। मैं रिपीट करता हूं,
96,560 किलोमीटर की आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, जिससे पूरा ब्लड दौड़ रहा है। छवि भाई हाय, विकी हेलो। ये इंटरेस्टिंग बात, आगे आते हैं और आएंगे। और जो कैपिलरीज कुछ होती हैं, जो हार्ट की सबसे हार्ट नहीं, पूरे बॉडी की जो सर्कुलेशन में सबसे पतली वाली जो नस होती है ना, वो आपके बाल जो हैं उससे 10 गुना छोटी होती है, 10 टाइम्स स्मॉलर देन ये हेयर, एक सिंगल हेयर। तो जब भी डायबिटीज होती है, जब भी हाइपरटेंशन होता है, तो छोटी छोटी बारीक जो है कैपिलरीज, आर्टरीज, जिनको हम बाद में कैपिलरीज बोलते हैं, आगे ब्रांच आउट होती हैं, वो डैमेज होना चालू होती है। यही मुख्य कारण है डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लोगों में बाकी सारी बीमारियां होने का, माइक्रोवैस्कुलर डैमेज। एक और इंटरेस्टिंग बात, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कौन से दिन होती है, गेस करें। हाय अर्चना कुशवाहा जी, समीर भाई, आशीष, कौन से दिन सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होती है सप्ताह के? हम वापिस आएंगे आपका जवाब सुन के, वापिस आएंगे। तो कार्डियोमायोपैथी की बात कर रहे थे, तो मतलब जब भी हार्ट के जो मसल्स हैं, और हार्ट में कैंसर नहीं होता, क्यों? जितने हार्ट के जो सेल्स हैं वो पहले बन गए होते, नए सेल्स नहीं बनते। तो वो जो सेल है, अगर उसको काम ज्यादा करना पड़ गया, तो आप किसी भी मसल को, आप बॉडी बिल्डर्स को देखते होंगे, वो अपने मसल्स को इतना एक साथ काम करते हैं, कोई स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना, वो अच्छे एथलीट नहीं होते। उनको आप दौड़ने बोलते हैं और दौड़ ही नहीं पाएंगे, वो तो चलते कैसे हैं? ऐसे क्यों चलते हैं? क्योंकि एट्रोफी हो गई है, उनकी बॉडी की जो इलास्टिसिटी है वो चली गई है, और वो ऐसे चलते हैं। तो चाल से आप पकड़ सकते हैं कि आदमी जिम करने वाला होगा। वैसी हालत में नहीं जाना, हमें ऐसी बॉडी चाहिए कि पीछे से अगर कुत्ता दौड़ाता है तो हम कुत्ते से ज्यादा स्पीड में भाग जाएं। उसके लिए आपको सपल बॉडी चाहिए। तो हार्ट को जब भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो एट्रोफी होती है, मोटा हो जाता है, और वो हार्ट फेलियर की तरफ जाता है। तो अगर ये जो बराबर सिकुड़ना और फैलना है, ये अगर एट्रोफी हो गई, मोटा हो गया, तो धीरे धीरे करेगा। और वो जो धीरे धीरे कर पाएगा, तो पूरी ताकत से नहीं कर रहा है, तो खून जमा होना चालू होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, खून बहुत सारा रह जाता है, जहां हालांकि जिसको ओटा में जाना चाहिए था, जिसको पंप होके बाहर जाना चाहिए था। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। तो जितनी खून बॉडी से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बार में निकलनी चाहिए थी, बाय द वे जो लोग लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो अगर मान लीजिए आप ऊपर से अगर अपने हार्ट को यहां से देखें, तो जो दाईं तरफ का जो चेंबर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो दाहिनी तरफ का चेंबर है वो राइट वेंट्रिकल है, और नीचे में दो ऑरिकल्स, ऊपर ऑरिकल्स नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो सबसे ज्यादा वहां से जो खून है वो पूरी बॉडी में जाता है। तो सबसे ज्यादा काम भी लेफ्ट वेंट्रिकल को ही करना होता है। तो जो एट्रोफी है वो सबसे ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये कार्डियोमायोपैथी होगी, जिसमें कि एक डायलेशन एक प्रॉब्लम है, हाइपरट्रॉफिक होना दूसरा प्रॉब्लम है, और तीसरा है रेस्ट्रिक्टिव हो जाना। मतलब मोटा मोटा ये है कि हार्ट अपनी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। उसके बाद आती है ऑर्टिक डिसीज, जो आपकी धमनियों में जो बीमारियां होती है, उसमें एक है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज ऑल्सो। मान लीजिए आपके जो लिम्ब्स हैं, जो पैर हैं, उसमें खून अगर सही से नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो जो माइक्रोवैस्कुलर डैमेज हो रहे हैं, या तो अथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक जमने की वजह से हो रहे हैं, या फिर माइक्रोवैस्कुलर डैमेज हो रही है। कुछ वॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे सुना होगा उनका वॉल्व खराब हो गया, तो वो वैल्वुलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। एक पेरिकार्डाइटिस होती है, जिसमें कि पेरिकार्डियम जो हार्ट को पूरा कवर करता है, उसमें का सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आती है। तो हार्ट जो है वो तो एक मूविंग ऑर्गन है ना, तो जैसे इंजन में इंजन ऑयल होती है, तो पेरिकार्डियम जो है उसको एक फ्लूइड के अंदर रखता है और बाकी अंग से बचा के रखता है। जब भी उसमें सूजन आती है, तो हार्ट को बीट करने के दौरान फ्रिक्शन होती है और तकलीफ होती है। सबसे आखिर में एक होती है कंजेनिटल हार्ट डिसीज, जो कुछ बच्चे होते हैं जो पैदाइश के साथ ही उनमें कुछ दिल की बीमारियां होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि उसके दिल में छेद है, कोई वॉल्व प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, मिट्रल वॉल्व है, बाकी सारे वॉल्व हैं। तो ये मोटी मोटी बीमारियां हो गई हार्ट की, राइट। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली बीमारी है, हम दो चीजों की हमने बात की, एक तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, और दूसरा जो है वो है एंजाइना होना, प्लाक होना। तो अभी हम एक बार और बात करते हैं कि प्लाक आती कहाँ से है और कैसे होती है। तो हम एक दो डेटा आपसे और शेयर करना चाहेंगे। मोस्ट हार्ट अटैक्स हैपन ऑन विच डे? अभी तक कुछ जवाब आए नहीं आप लोग के, देखते हैं क्या जवाब है। विक्की यू आर बैंग ऑन। छवि भाई बैंग ऑन, मंडे को हार्ट अटैक होते हैं। सोचिए क्यों होते हैं? वर्क स्ट्रेस, काम करना है, ऑफिस जाना है, आज का दिन ऑफिस जाएंगे क्या होगा पता नहीं। बाय द वे जानवरों को मंडे पता नहीं होता, तो उनमें हार्ट अटैक का भी कुछ सीन नहीं है।
कभी आपने सुना है कि किसी चिड़ियाघर में मंडे के दिन मंकी को हार्ट अटैक आ गया? ना, ये हमारी खुद की क्रिएटेड प्रॉब्लम है। सुबह शाम दिन घर घड़ी क्या है? एक तो बॉडी की जो क्लॉक है वो अलग है, बट समय और प्रेशर ये तो हमने खुद से अपने ऊपर क्रिएट किया है, ह्यूमैनिटी ने। तो मंडे को बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, और सबसे ज्यादा सुइसाइड कौन से दिन होते हैं? वेडनेसडे को। मिड वीक पता नहीं, आगे जा रहे पीछे जा रहे हैं, तो ये सब डेटा है। हाय सिद्दीक साहब। हार्ट के लिए हंसना आप बोलते हैं अच्छी बात है, क्योंकि जब आप हंसते हैं ना तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है और 20% ज्यादा खून आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सो लाफिंग इज कंसिडर्ड गुड फॉर द हार्ट। बाय द वे, मैंने आज सोचा कि मेरे दिल ने अभी तक कितने बीट मारे हैं, तो 44 ईयर्स इनटू द डेज करके, तो 16,060 दिन मैं टोटल रहा हूं अभी इस धरती पे। हर दिन के हिसाब से 1,15,000 बीट हर दिन का काउंट कर लें तो 1.84 बिलियन मेरे हार्ट ऑलरेडी। तो बड़ा एफिशिएंट काम करता है ये, और ये हमेशा काम करता रहता है, लगातार चलता रहता है। आप चाहे इसका ध्यान रखें ना रखें, बट अभी है। अभी जब आपको डेटा मिल रही कि हर दिन अगर 6,000 लोग खाली दिल की बीमारियों से मर रहे हैं, तो अभी ये समय है कि हमें अपने हार्ट के ऊपर ख्याल रखना है। तो अभी हम आते हैं, अभी ये सब तो हो गई बात। अब इसको अगर हमें रोकना है, अगर हमें इससे बचना है, तो क्या ये संभव है? क्या करना बिल्कुल संभव है। और आज जो टॉपिक है हम इसी की बात करने वाले हैं। हाय हाय सिद्दीक जी, हाय विकास। तो एक मोटा मोटा समझते हैं कि एक जो बीमारी का पूरा पूरा जो कारण है अथेरोस्क्लेरोसिस होना, ये होता क्या है? प्लाक बनना जो होता है, वो प्लाक कैसे, तो जो हमारे साइंस के लोग हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो समझते होंगे, बट नॉर्मल जनता के लिए एक छोटा समझाना चाहूंगा कि अथेरो को ग्रुएल बोलते हैं ग्रीक में। ग्रुएल मतलब माड़ होती है ना चावल की, तो माड़, और स्क्लेरोसिस मतलब हार्ड हो जाना। तो जैसे चावल को पसाया हमने, जो मार निकली उसको आपने छोड़ दिया बाहर में, थोड़ी देर के बाद सूख के वो कड़ा हो जाता है ना, तो प्लाक भी वही है। होता कैसे है कि आपकी जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उसके अंदर में एक लाइनिंग होती है। मस्कुलर नहीं बोलते हैं उसको, ये आपके गट में भी होती है, वो लाइनिंग होती, स्मूथ लाइनिंग होती है, जिसको म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं, और वो स्लिपरी होती है। तो उसमें कोई चीज, जो धमनी है उसमें बहुत सारे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, बहुत सारी चीजें जा रही हैं खून में। तो खून काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहला काम, पूरे शरीर में ऑक्सीजन और खाना पहुंचाना खून का काम है। ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं इसको। चाहे कोई भी बॉडी का हिस्सा हो, खून सबसे पहला ये काम करता है, बाद में थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर, ये सब बाद में आता है, बट सबसे पहला काम, इंपॉर्टेंट काम, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाना। राइट? तो ये जो अंदर की पाइप है ना, एकदम ग्रीज लगी है, स्मूथ है, बट बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होने से, या फिर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन आने से कुछ डैमेज होती है जब ये लाइनिंग, और वो लाइनिंग जब जहां डैमेज हुई, तो बॉडी क्या करती है कि जैसे पता चलता है कि अरे यहाँ पे तो डैमेज हो गई, इसको ठीक करने चलते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं और बाकी आकर के उसको भरने की कोशिश करते हैं। तो जो स्मूथनेस थी वो कम हो गई, क्योंकि वहां पे सूजन है ना। तो आपको यही चोट लगती है तो कैसे सूजन आ जाता है लाल, वही अंदर भी होता है। तो वहां पे जहां सूजन हो गई, वहां पे क्या होता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये कैरियर हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को लेके चलते हैं। लो डेंसिटी मतलब डूब जाने वाला, हाई डेंसिटी ऊपर रहेगा, तैरता रहेगा। जो मखाना है हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी लोहे का टुकड़ा। तो क्या है, वो जहां पे एक ऑलरेडी एक रफ एरिया बन गया है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जाके वहां पे चिपक जाता है। उसके चिपकने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर से और हार्ड होना चालू होता है। तो ये प्लाक जो है, ये अगर आर्टरी की साइज है, तो ये नॉर्मल आर्टरी की साइज है, और प्लाक होते होते आर्टरी की साइज इतनी छोटी हो जाएगी। मतलब खून को इतने छोटे जगह से पास होना है, मतलब ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये जो प्लाक फॉर्मेशन है, ये ही सबसे खतरनाक चीज बोली जाती है पूरे। और इसी को रोकने के लिए आप सुनते होंगे ना, बाईपास सर्जरी कर दी, अगर पूरा ब्लॉक हो गया तो नया रास्ता बना दिया। नहीं तो सुना होगा, अपने स्टेंट लगा देते हैं। तो मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसमें स्टेंट डाला और उसको धीरे धीरे खोल दिया, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्लम्बिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो वही हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम आखिर शुरुआत कहां से हुई। तो एक और बात है, लोग बोलते हैं कि जो हार्ट डिसीज है ये तो उम्र के साथ होती है। गलत बात, गलत बात। चाइना स्टडी है, डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल ने की है, और ये न्यूट्रिशन के मामले में टॉप सेलिंग किताब है। उन्होंने जिंगजाओ प्रोविंस है चाइना की, जहां पे 5 लाख से ज्यादा लोग रहते थे, उनको जाकर स्टडी की, सालों लगाए, और उनको पता चला कि वहां पे एक भी कार्डियोवैस्कुलर डेथ नहीं थी। कोरोनरी डेथ जो होता है ना, कि
एंजाइना हुई किसी को या हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया, ऐसा एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं किया गया 65 साल से नीचे वालों। उसके बाद एक और स्टडी है 1930 से 1940 तक युगांडा में कुछ अमेरिकन डॉक्टर्स जो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको ये लगा कि जो पेशेंट मर रहे हैं और जो पेशेंट आ भी रहे हैं, किसी में कोरोनरी डेथ नहीं हो रही है, कि हार्ट अटैक वाला सिम्टम नहीं आ रहा है, किसी में प्लाक नहीं है। तो उन्होंने इसको जानने के लिए क्या किया कि जो ऑटोप्सी होती है ना, आदमी मर जाता है तो उसकी जो पोस्टमार्टम होती है उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। तो 632 ऑटोप्सी यूएसए में की गई, उसी एज ग्रुप के, मान लीजिए 35 साल के 632 लोगों की ऑटोप्सी हुई, तो 632 लोगों की ऑटोप्सी जो 35 साल के थे वो उगांडा में भी हुई। ठीक है, तो यूएसए में जो 632 में से 136 लोगों में हार्ट अटैक पाया गया। 632 में 136 पीपल हैड हार्ट अटैक, वेयर एंड इन युगांडा 632 में खाली एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ था। तो उनको ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि अरे बाप रे, ये कहां से आ गया। उन्होंने उसके बाद और 800 लोगों में स्टडी किया युगांडा में, तो पहले की डेटा और अभी मिला के टोटल 1400 लोगों में खाली एक बंदे में हार्ट डिसीज देखी गई, प्लाक फॉर्मेशन देखी गई। चमत्कार क्या, युगांडन लोगों के खाने में उनका जो, और युगांडन लोगों का जो एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो है 150 mg डेसीलीटर से कम। और ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ये अक्सर प्लांट बेस्ड खाना खाने वाले लोगों में भी पाया जाता है। तो अभी डॉक्टर माइकल ग्रेगर साहब की बात करता हूं। डॉक्टर माइकल ग्रेगर साहब का कहना है कि हार्ट डिसीज इज अ चॉइस, हार्ट डिसीज मे बी अ चॉइस, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है आप में से किसी को भी हार्ट डिसीज नहीं चाहिए होगा। तो थोड़ी बात करते हैं डॉक्टर माइकल ग्रेगर साहब की। डॉक्टर माइकल ग्रेगर साहब जब भी छोटे थे, बच्चे थे, तो उनकी दादी का नाम था फ्रांसिस ग्रेगर। मिसेस फ्रांसिस ग्रेगर को 65 साल की उम्र में उनको घर भेज दिया गया। उनके हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बोला कि आपका एंड स्टेज हार्ट डिसीज है, आपका कुछ नहीं हो सकता, हमने ऑलरेडी आपके बाईपास कर लिए हैं, ऑलरेडी आपकी ओपन हार्ट सर्जरी कर ली है, ऑलरेडी कितने स्टेंट लगा दिए हैं, अभी आपका कुछ नहीं होगा, आप घर जाएं आराम से, जितने दिन है बाल बच्चों के साथ रहें। दादी जी कैसी हालत में घर आई थी, व्हील चेयर पर हैं, क्रशिंग चेस्ट पेन बहुत ज्यादा, मतलब चल भी नहीं पा रही है, व्हील चेयर पे ही रहना है उनको। तभी उनको पता चला, एक टीवी पे प्रोग्राम आ रही थी 60 मिनट्स विद नैथन प्रिटकिन। अभी नैथन प्रिटकिन साहब कौन है, ये एक इन्वेंटर हैं, थे इंजीनियर थे और न्यूट्रिशन में बहुत सारा काम किया था, डॉक्टर नहीं थे वो। उन्होंने एक सेंटर खोली थी और माइकल ग्रेगर साहब की जो दादी हैं फ्रांसिस, वो जाके वहां पे पहले बैच में शामिल हुई। 21 दिन का प्रोग्राम था, वो किया कुछ नहीं था उन्होंने। 21 दिन में जाते ही पेशेंट्स को दो चीजें करनी थी, अपना पूरा खाना प्लांट बेस्ड करना था और एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ानी थी। केवल 3 वीक 21 दिन के अंदर में फ्रांसिस ग्रेगर व्हील चेयर से उठ करके प्रतिदिन 10 मील चलने लगी, अच्छी होकर घर वापस आई। माइकल ग्रेगर साहब बोलते हैं कि उसके बाद उनको दादी के साथ खेलने का मौका मिला और तभी उनके दिमाग में गया कि नैथन प्रिटकिन ने जो कमाल का काम किया है, मैं भी लोगों की मदद करूंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा। खुशी की बात है, डॉक्टर ग्रेगर साहब जब भी बड़े हुए तो उन्हें जब भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दी तो 15 कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था उनका। उनमें से उन्होंने टफ्ट यूनिवर्सिटी चुना। क्यों? क्योंकि टफ्ट यूनिवर्सिटी में 21 घंटे की पढ़ाई थी न्यूट्रिशन की, बाकी कंपैरिजन में। हालांकि 21 घंटे भी मेडिकल के पूरे करिकुलम में 1% से कम होता है, राइट? तो दादी जो वापस आई, जिनको 65 साल की उम्र में बोल दिया था कि मर जाएंगी, दादी अगले 31 साल तक और जी, 31 ईयर्स। उन्होंने डॉक्टर ग्रेगर की ग्रेजुएशन सेरेमनी देखी और डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने जो किताब लिखी है हाउ नॉट टू डाई, उन्होंने अपनी दादी को समर्पित किया। तो ग्रेगर साहब एकदम उत्साहित हो गए कि ये तो कमाल की बात है, नाथिन प्रिटकिन ने ऐसा कर दिया। टफ्ट यूनिवर्सिटी में गए और वहां जाके उन्होंने पढ़ाई चालू की, पर पढ़ाई के दौरान उन्हें पता चला कि यहाँ तो कोई, सब इलाज की बात करते, बीमारी रोकने की बात तो कोई करता नहीं है। और
यहां तक कि न्यूट्रिशन इज सुपरफ्लुअस करके स्टेटमेंट भी उनके किसी प्रोफेसर ने मार दिया। तो उनके दिल को एक काफी ये समझ में आया कि एक जो मॉडल जो है ना हेल्थ केयर का, डॉक्टर्स को, और ये अमेरिका स्पेसिफिक बात हो रही है, डॉक्टर को पेशेंट के ठीक होने के ज्यादा पैसे नहीं मिलते, बल्कि इस चीज के पैसे मिलते कि आप कितनी दवाइयां लिख रहे हैं, आप कितने टेस्ट करा रहे हैं। तो उन्होंने ये बात उनके दिल को लग गई। उन्होंने और ज्यादा डिटेल में देखा तो एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर डीन ऑर्निश, एमडी हैं। उन्होंने तो पेट स्कैन करके और बाकी चीजें करके ये प्रूव किया और किताब भी लिखी कि डाइट एंड एक्सरसाइज कैन रिवर्स हार्ट डिसीज, मतलब हार्ट डिसीज को रिवर्स कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कमाल की थी कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसको क्या खाने से ठीक किया जा सकता है, बट ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में क्यों नहीं है? बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत बहुत आश्चर्य की बात है। यहां तक कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, उसको भी हार्ट अटैक पे हार्ट अटैक आया। बिल क्लिंटन को, जब वो राष्ट्रपति थे, उनको 2 हार्ट अटैक आए, स्टेंट लगी उनकी। बाद में वो डॉक्टर डीन ऑर्निश के संपर्क में आए, डीन ऑर्निश ने उनको प्लांट बेस्ड डाइट पे डाला। तब तक वो उनकी राष्ट्रपति जो पीरियड थी वो खत्म हो रही थी। मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा, डॉक्टर संजय गुप्ता हैं जो न्यूरोसर्जन है, उनके साथ बातचीत में बिल क्लिंटन साहब ने बोला कि प्लांट बेस्ड डाइट पे आने के बाद ही इज फीलिंग यंगर देन ही फेल्ट एज ए प्रेसिडेंट। वो दौड़ रहे हैं और अभी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का मकसद ये बनाया है कि मैं स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके बच्चों को समझाऊंगा कि तुम अपने हार्ट को बचाने के लिए क्या चीजें अवॉइड करो। ये CNN की डॉक्यूमेंट्री है, मैं शेयर करूंगा। और डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? मेक योर हार्ट बुलेट प्रूफ। आपको मतलब बोलते हैं कि अगर आप इस डाइट पे आए, प्लांट बेस्ड डाइट पे, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। कितनी पावरफुल बात है ये, राइट? तो ये है डॉक्टर माइकल ग्रेगर साहब। अब माइकल ग्रेगर साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी और मैं आज उनकी जो वेबसाइट है nutritionfacts.org उसको काफी फॉलो भी करता हूँ, बहुत सारी चीजें उनसे शेयर करता हूँ। छवि भाई, प्लांट बेस्ड डाइट मीन्स वीगन? नॉट नेसेसरली। एक तो वीगन है जिसमें आप पूरी तरह सब कुछ अवॉइड करते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट में आप सारी चीजें खा सकते हैं जो कि एनिमल सोर्स से नहीं है। हालांकि कल्चरली अगर आपके यहाँ कुछ चीजें जैसे खाई जा रही हैं, अभी एक चीज तो डेयरी तो पूरी तरह अवॉइड करने की बात हो रही है, एक्सेप्ट फॉर घी, क्योंकि केसीन जो है, लैक्टोज जो है, उससे बहुत सारे तकलीफ और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जब तक घी बनता है तब तक उसमें केसीन, लैक्टोज निकल जाती है और आपको शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि सही माना गया है। अब प्लांट बेस्ड डाइट में क्या क्या चीजें आती है, मैं कुछ रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा, राइट? तो हम कॉज की बात करेंगे कि आफ्टर ऑल ये हो क्यों रहा है। और तो हम युगांडा की बात कर रहे थे और हमने बात की कि हार्ट डिसीज मे बी अ चॉइस। एक और चीज, हार्ट डिसीज जो है कब शुरुआत होती है? ये बचपन से शुरुआत हो जाती है। ये जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो है, ये बचपन से शुरुआत हो जाती है। 1953 में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसमें 300 ऐसे लोगों की पोस्टमार्टम की गई थी जो कि कोरिया के युद्ध में मारे गए सैनिक थे, यूएसए के। एवरेज एज थी उनकी 22 साल, बड़ी कम उम्र में गुजर गए थे। संवेदना उन सबके लिए। 22 साल की उम्र के 300 लोगों का जो पोस्टमार्टम किया गया, उसमें देखा गया कि 77% में कोरोनरी प्लाक देखे गए, 77%। कुछ में तो 90% ब्लॉकेज भी देखी गई 22 साल की उम्र में। तो यहाँ कुछ चीज समझने की जरूरत है कि आपने अक्सर सुना होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल पर से बुरा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, बट कोलेस्ट्रॉल को लेके जो व्हीकल जो है, एलडीएल एंड एचडीएल, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अभी एलडीएल जो है उसको बुरा माना गया है, तो उसका जो लेवल बॉडी में 130 mg पर डीएल होना चाहिए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और ये जितना कम रहे उतनी अच्छी बात है। ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आता कहां से है? मीट से आता है, डेयरी प्रोडक्ट से आता है, सैचुरेटेड फैट खाने से आता है, अंडों से भी आता है सैचुरेटेड, और कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा जो आती है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज कंसिडर्ड गुड। ये प्लाक फॉर्मेशन को कम करता है,
प्लाक बनने को कम करता है, और इसकी मात्रा जो है 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और कौन सी चीजें आप करें जिससे आपकी एचडीएल बढ़े? एक्सरसाइज से एचडीएल बढ़ती है, आपकी स्लीप पैटर्न प्रॉपर है तो एचडीएल बढ़ती है। अभी एक और, कोलेस्ट्रॉल बुरा है और स्टैटिन्स हर जगह देना, स्टैटिन से लिवर टॉक्सिसिटी देखी गई है। ये डॉक्टर असीम मल्होत्रा और डॉक्टर मार्क हाइमन की टॉक में मैंने सुना। एक वेबसाइट है thennt.com, तो वहाँ पे भी स्टैटिन्स के बारे में काफ़ी, ये वेबसाइट डॉक्टर्स लोगों ने खुद से बनाया है, इसमें किसी का डोनेशन वगैरह नहीं है, वो खुद से साइंटिफिक डेटा पब्लिश करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा है उसके ऊपर में। तो क्या सबको कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई खाने की ज़रूरत है? शायद नहीं, और आगे हम बात करेंगे। क्या हार्ट डिसीज को रोकने के साथ हटाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है? मतलब आपकी हार्ट प्लाक बढ़ गई, आपकी ब्लॉकेज बढ़ गई, क्या वो खाना चेंज करने से धीरे धीरे कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, देख लेते हैं। द बिगेस्ट कल्प्रिट इज द ट्राइग्लिसराइड, इफ वी कैन कंट्रोल ऑल विल बी ओके। अच्छा, गुड क्वेश्चन राकेश। आप मुझे बताएं ट्राइग्लिसराइड्स आते कहां से हैं? आप सही रास्ते पे हो। और आगे बढ़ते हैं। हार्ट डिसीज के क्या रिवर्स किया जा सकता है? तो 3-4 डॉक्टर्स के नाम लूंगा। नैथन प्रिटकिन तो आपने सुना, जो कि डॉक्टर नहीं न्यूट्रिशनिस्ट थे, बट डॉक्टर डीन ऑर्निश, डॉक्टर कैल्डवेल इसेल्चिन जूनियर, इन लोगों ने एक्चुअली अपने पेशेंट्स को प्लांट बेस्ड डाइट पे रख के और एक्सरसाइज पे रख करके उनकी हार्ट डिसीज को ना ही केवल रिवर्स किया, बल्कि जो ब्लॉक हुई आर्टरीज थी वो भी खुलना चालू हो गई। स्कैन में देख सकते हैं आप कि पहले जो खाना खा रहे थे और प्लांट बेस्ड खाने के बाद उनकी आर्टरीज कैसे ओपन हुई है। और मेडिसिन का डॉक्टर माइकल ग्रेगर के हिसाब से जो सबसे छुपाया हुआ सीक्रेट क्या है मालूम है? बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ मेडिसिन, बॉडी हील्स इटसेल्फ। आपका शरीर अपने आप को खुद हील करता रहता है, बशर्ते हम बार बार उसमें उसको खतरा पहुंचाने वाली चीजें ना डालते रहें। राइट? सो एक और चीज निकल के आई है, ये तो कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल एचडीएल की बात होगी। एक इंडोटॉक्सिन का कॉन्सेप्ट है। इंडोटॉक्सिन्स आपको एनिमल प्रोटीन्स, प्लांट नहीं, मीट को जब भी आप बना लेते हैं तो कुक होने के बाद भी उससे कुछ ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जिनको इंडोटॉक्सिन बोलते हैं, जो कि शरीर के अंदर सूजन पैदा करते हैं, आर्टरीज में सूजन पैदा करते हैं। और आर्टरी में सूजन पैदा होने का मतलब प्लाक की शुरुआत। इंडोटॉक्सिन की रोल अभी स्टैब्लिश हो रही है। डॉक्टर ऑर्निश ने तो 91% रिडक्शन इन एंजाइना देखी है, कुछ वीक के दौरान ही, अगर उनके पेशेंट प्लांट बेस्ड डाइट पे गए। 91% रिडक्शन इन एंजाइना, जो सीढ़ी पे चढ़ने में तकलीफ होने लगती है लोगों को, खाली प्लांट बेस्ड डाइट पे गए तो उनकी एंजाइना की लेवल 91% कम हुई। डॉक्टर नील बर्नार्ड के वेबसाइट पे, जो कि फिजिशियन कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन चलाते हैं, उस पे उन्होंने लिखा है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स आर द न्यूट्रिशनल इक्विवेलेंट ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग छोड़ने से जो बेनिफिट आते हैं, उतनी आपको खाली ये डाइट चेंज करने से बेनिफिट आते हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कॉज एंजियोजेनेसिस व्हिच रिवर्सेस प्लाक फॉर्मेशन। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है, प्लाक फॉर्मेशन, मैग्नीशियम होते हैं उसमें बहुत ज्यादा। और मैग्नीशियम हार्ट के लिए, कल तो मैंने 36 बोला था, आज पता चला 386 डिफरेंट रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम हार्ट की सर्जरी के दौरान एक्स्ट्रा दवाई के जैसे दी जाती है लोगों को। और बॉडी ऑलरेडी हैव अल्टरनेट आर्ट, यस एंजियोजेनेसिस होती है, बिल्कुल सही है। राजेंद्र नारंग जी, मीट प्रोडक्ट्स आर पॉइजन। मैं पूरी, मतलब मॉडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हमारे कुछ मित्र हैं जिनको हिस्टोरिकली आप खाते रहे हैं, तो मेरी जो रिक्वेस्ट रहेगी कि 90% प्लांट बेस्ड हो जाए, 10% में आपको थोड़ी डेयरी भी ले सकते हैं, थोड़ा मीट जो आपको पसंद आती है वो ले सकते हैं, अगर अवॉइड कर पाए। नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। हालांकि कुछ ऐसे वाइटल विटामिन हैं, जैसे B12 है, विटामिन डी है, ये आपको प्लांट बेस्ड सोर्सेज से शायद नहीं मिले तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़े, इसलिए मैं पूरा वीगन होने की सलाह नहीं दूंगा। और बाकी जो डॉक्टर मार्क हाइमन हैं, डॉक्टर रंगन चैटर्जी हैं, बाकी बाकी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनका बोलना है कि आप प्लांट बेस्ड रहें। थोड़ी सी मात्रा में घी चलता है, थोड़ी सी कभी कभार अंडे खाए वो भी चलेगी, क्लीन सोर्स ऑफ मीट है आपकी तो वो चलेगी, स्मॉल ऑयली फिश है वो आप खा सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी खाना नहीं है। प्राइमरी खाना है प्लांट। उसमें भी क्या,
कार्बोहाइड्रेट्स कम करने, कार्ब्स कम खाने हैं, खाने में बढ़ाना क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बढ़ाने हैं, राइट। बेस्ट रूट इज गुड सोर्स, बीट रूट इज गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, यस। कुछ फ्लक्चुएशंस आई, तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं मुझे बताएंगे। ओके तो अभी है कि हार्ट को अगर ठीक रखना है तो हमें खाना क्या चाहिए। तो एक तो अच्छी बात आप सब लोगों को ये लगेगी कि कॉफी को अच्छा माना गया, तो अगर आप दिन में 1-2 कप कॉफी पीते हैं तो 7 से 8% हार्ट डिसीज के जो रिस्क है वो कम हो जा रहे हैं। और एक और कोरिलेशन जो नई नई मालूम पड़ी मुझे, हाई इंसुलिन मेक्स हाई ब्लड प्रेशर। आपका अगर इंसुलिन लेवल बढ़ा है तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो इंसुलिन लेवल कभी किक होता है जब भी आप हाई कार्ब कंटेंट वाली चीजें खाते हैं। और एक साइकिल भी है, उसको समझने की कोशिश करें। जब भी आपने हाई कार्ब वाली चीजें खाई, काफी मीठी चीजें खाई, और वो क्या बॉडी में जा रही है, बॉडी उसको इंसुलिन रिलीज करती है, उसको अंदर लेने के लिए, वो ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए लीवर अपनी भरसक कोशिश करता है, ले नहीं पाता पूरा, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब ग्लाइकोजन कन्वर्ट करने के बाद भी बॉडी में, थैंक यू विकास, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने के बाद भी बहुत सारा ब्लड में शुगर है, तो अगर वो रह गया तो आपकी आर्टरीज को डैमेज करेगा। तो बॉडी उससे बचाने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करती है पाल्मिटिक एसिड में। पाल्मिटिक एसिड मतलब फैट बनना, लिपिड लिपोजेनेसिस जो होती है। अब ये लिपोजेनेसिस होके क्या बन रहा है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो आप जब भी बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ही ज्यादा कार्ब वाले रिच चीजें खा लेते हैं, बॉडी की लिमिट है कितना ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, कितना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फैट बनाता है, जो आपकी बॉडी में जमा होता है। तो मेरे कुछ मित्र आज पूछ रहे थे कि वजन कम करने की बात कब करोगे। तो मेरे हिसाब से वजन कम करना लाइफ का टारगेट नहीं है। लाइफ का टारगेट है आपको अपनी बॉडी में अच्छा महसूस होना, एनर्जेटिक महसूस होना। सुबह उठे तो एक वाइब्रेंसी होनी चाहिए कि मजा आया, आज का दिन तो शानदार रहेगा, ऐसी बात। बाकी हम वजन की बात करेंगे कल। एंड ब्लैक कॉफी इज ऑल्सो गुड फॉर लिवर रिजनरेशन। ब्लैक कॉफी इज कंसिडर्ड गुड, बशर्ते सुमित भाई उसमें हम चीनी ना मिला दें, ना दूध ना मिला दें, तो उसकी प्रॉपर्टीज खराब कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल खराब है क्या? कोलेस्ट्रॉल तो जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल आपके हर सेल में पाया जाता है। 30% ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपकी पूरी शरीर में कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। हमारी जो लिवर है वो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल रोज बनाती है। अगर आप 60 किलो के इंसान हैं तो आपकी बॉडी, आपका लिवर और आपका इंटेस्टाइन रोज 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जो आपकी बॉडी को जरूरत होती है। तो प्रॉब्लम कहां से आ रही है? अगर आपने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ऊपर से ले लिया जो कि एनिमल सोर्सेज से आते हैं, तब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ना चालू हो जाते हैं। हालांकि अगर आपने फ्लैक्स सीड लिया, पीनट खाया, तो जिसमें फाइटोस्टेरॉल होते हैं, फाइटोस्टेरॉल क्या करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल जो खाने से आया है उसको बॉडी में जाने से रोकते हैं। कंपटीशन होती है ना, तो फाइटोस्टेरॉल उसमें जीतता है। अगर आपको आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम करने हैं, आप प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएं, देखें। क्योंकि जैसे प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएंगे, डेयरी कम हुई, दूध नहीं लेंगे, चिकन और मटन खाना बंद करेंगे, अंडा खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं, और जो कि हार्ट डिसीज के लिए सबसे बड़ा डेंजरस माना गया है। जैसे जैसे प्लाक फॉर्मेशन होते हैं, दिल का काम बढ़ता है, हाँ, उसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की भी स्टेज आती है। साथ के साथ जो कोलेस्ट्रॉल है, वो सारे बॉडी में जो भी सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बाद ही बनते, प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन्स का। तो क्या आप उसको बंद करना चाहेंगे? नहीं। दूसरी बात, विटामिन डी सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। तो जब भी आप कोलेस्ट्रॉल रोकने वाली दवाई खाने लगते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। लिवर टॉक्सिसिटी एक होती है, दूसरी होती है मसल में पेन होना। तो जिन लोगों ने स्टैटिन्स, आप चाहें तो आप डिटेल जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा, नर्व इंसुलेशन में जो हमारे नर्व्स होते हैं उनको इंसुलेट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब रही बात कि हम खाएं क्या प्लांट बेस्ड खाने में, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपसे कुछ रिसोर्सेज शेयर करूंगा और कुछ आपको बताना भी चाहता हूं। तो जो कपल ऑफ रिसोर्सेज विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज, एक तो है एविडेंस बेस्ड ईटिंग गाइड है, जो कि डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने शेयर की है, एक 10-12 पन्ने की गाइड है। और डॉक्टर ग्रेगर एक और चीज की बात करते हैं, डेली डजन की। आपके खाने में
और आपकी बॉडी में रोज 10-12 चीजें क्या आपको करनी चाहिए जिससे आपको फायदा होगा, मैं ये भी आप सबसे शेयर करूंगा आज। एक बार आपको दिखा दूं कि डेली डजन दिखता कैसे है। सो हाउ डज द डेली डजन लुक लाइक, राइट? तो जैसा आप देख रहे होंगे, इसमें बीन्स हैं, रोज खाने को बोलते हैं, फ्रूट खाने को बोलते हैं, हरी सब्जियां, फ्लैक्स सीड रोज खाना है, ग्रेन्स रोज खाने हैं, एक्सरसाइज रोज करनी है, बेरीज हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल हैं, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस। तो ये काफी डिटेल है, इसमें आप कभी हम इसको और डिटेल से भी लेंगे, आपको बताएंगे कि डॉक्टर गिरगड़ साहब और क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। तो मैं 2 चीजें शेयर करूंगा आपसे। एक तो है जो कि हमारी इसेंशियल एविडेंस बेस्ड ईटिंग गाइड है, वो शेयर करूंगा मैं एक झलक आपको दिखा देता हूं। ये है ये बुकलेट कि, और साइंटिफिक है वो सब, जो भी चीजें वो बताते हैं वो साइंस से रिलेटेड है, और कैसे आप अपने बॉडी को ना केवल हार्ट के हिसाब से बाकी कैसे ठीक रख सकते हैं। बाकी कुछ चीजें पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च शोज दैट अ प्लांट बेस्ड डाइट डज नॉट जस्ट प्रिवेंट हार्ट डिसीज बट दैट इट कैन मैनेज एंड समटाइम्स इवन रिवर्स इट। अ प्लांट बेस्ड डाइट से आपकी कैन ऑल्सो हेल्प इंप्रूव सेवरल रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिसीज, विच इज हाई ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। सो इफ यू चेंज योर डाइट एंड डू इट वेरी विगरसली, यू हैव इनॉर्मस पावर, यू कैन रिवर्स हार्ट डिसीज, यू कैन प्रिवेंट इट। ये बोलना है डॉक्टर नील बर्नार्ड, जो एमडी हैं, प्रेसिडेंट हैं फिजिशियंस कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन के। भारत में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं, और कई सारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं कि आप खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाएं, प्लांट्स बढ़ाएं, राइट? तो ये मूवमेंट है, ये चल रही है। मैं आपसे कुछ और रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा। प्लांट बेस्ड डाइट्स इज गुड फॉर हार्ट, क्या परसेंट, मतलब 40% रिडक्शन टोटल हार्ट डिसीज में देखने को मिल रही। तो ये थी हमारी नंबर 1 किलर के ऊपर में बातचीत। वापस मैं एक बार बताना चाहूंगा, खाली भारत में हर दिन 6070 लोग हार्ट डिसीज से मरते हैं, राइट? उसमें प्रिवेंशन के लिए हमें अपने डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, डेली डजन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आप उसको देखें, उसमें से देखें कितनी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। और मैग्नीशियम जो है, जो कि हार्ट के लिए काफी अच्छा माना जाता है, मैग्नीशियम आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, और साथ में ही डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो मोटा मोटा है कि डेली डजन फॉलो करें, खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाएं, फ्रूट्स बढ़ाएं, नट्स बढ़ाएं जो हार्ट हेल्दी माने जाते हैं। कम क्या करना है? ट्रांस फैट्स कम करने हैं, तेल कम करना है, बाहर से मिलने वाला तेल। घी एक अच्छा सोर्स है, इसकी बहुत हाई स्मोकिंग पॉइंट होती है, आप उसमें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रांस फैट हैं ये आपको एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। सैचुरेटेड फैट हैं, ये आपको तेल से मिलता है। वेजिटेबल ऑयल नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। तो सारे वेजिटेबल ऑयल्स, आप मस्टर्ड सीड हैं आप खाएं तो कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले लें, बाकी जो सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब जो हीट एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स हैं ये सब अवॉइड करने की रिकमेंडेशन है। अच्छी फैट हमें चाहिए तो अनसॉल्टेड थोड़ी बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं खाने में, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, वो भी अगर वर्जिन हो तो। ये सब रिकमेंडेशन है डॉक्टर माइकल ग्रेगर की और डॉक्टर नील बर्नार्ड की भी। तो इसके साथ ही हम आज की जो इंटरेस्टिंग टॉपिक थी, नंबर 1 किलर ऑफ ह्यूमैनिटी, हार्ट डिसीज, उसकी बात कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों में थोड़ी इसके बारे में सेंसिटिविटी बढ़ी होगी, और आप, मैं नहीं चाहते कि आप पूरी तरह से सडनली प्लांट बेस्ड हो जाएं। जो लोग हुए हैं उनमें चमत्कारिक परिवर्तन देखे उन्होंने, बट धीरे धीरे कोशिश करें कि आपके खाने में ये जो रिस्क फैक्टर वाले फूड हैं उनको कम करें। और क्या महसूस करते हैं आप, क्या चेंजेस आते हैं आपके डे टू डे पैरामीटर्स में, आप बताएं, राइट? तो जो प्लांट बेस्ड लोग होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल इश्यू नहीं होता मतलब उनकी हार्ट हेल्थ काफी अच्छी होती है। इन सब पूरे बातचीत में एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम रिविजिट करें कि डॉक्टर ग्रेगर की डेली डजन में क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगा। उनका बोलना है कि बीन्स जो है, सोयाबीन है, किडनी बीन है, राजमा है, वो दिन में बोलते हैं 2 से 3 बार खानी चाहिए। सर्विंग 3 पर डे, 130 ग्राम कुक्ड बीन
या हुमस खा सकते हैं। फ्रूट्स 3 खाना है 3 दिन में, एक मीडियम फ्रूट को या 40 ग्राम ड्राई फ्रूट को एटलीस्ट 2-3 बार खाना है। हरी साग सब्जियां दिन में 2 बार, 1 या 2 कप सरसों का साग या स्पिनाच जो पालक होती है वो, फ्लेक्स सीड 1 टेबल स्पून हर दिन जाना चाहिए। हम चटनी वाली बात कर रहे हैं, किसी की चटनी कैसी बनती है, इससे आपको ओमेगा 6 ओमेगा 3 मिलते हैं। ग्रेन्स 3 टाइम खाना है। एक्सरसाइज 90 मिनट मॉडरेट और 40 मिनट विगरस पर डे करना है। 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग अगर आप कर पाए रोज तो बहुत अच्छी बात है। बेरीज खाने को बोलते हैं, क्रेनबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, बेरी फैमिली के जो होते हैं वो। क्रूसीफेरस वेजिटेबल सल्फोरान होता है, कैंसर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। इनफैक्ट हम डेली डजन की कल डिटेल में कोशिश करेंगे आप सबको बताने की। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल में खाली ब्रोकली नहीं होती, गोभी भी है, पत्ता गोभी है, पर्पल वाली गोभी आती है वो भी है, इवन मूली जो वो भी क्रूसीफेरस फैमिली का है। वेजिटेबल्स खाने को बोलते हैं एटलीस्ट 2 बार दिन में। नट्स 1 बार खाने बोलते हैं, और इसमें आमंड की बात हम कर चुके हैं। सेसमी सीड जो तिल है उसको काफी अच्छा माना गया है। मसालों में एक मसाले जिसकी खास अलग से बात होती है वो है टर्मरिक, करक्यूमिन, फैंटास्टिक कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज। इवन इन द हॉस्टाइल ऑफ कैंसर विच इज पैनक्रियाटिक कैंसर, जहां कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही होती है, वहां पे डॉक्टर ग्रेगर ने बताया है कि उसमें टर्मरिक ने काम किया। बेवरेजेस में वाटर, ग्रीन टी, हिबिस्कस टी पीने की बात करते हैं, और ब्लैक कॉफी कुछ हद तक पी सकते हैं। तो ये है आज की टोटल टॉपिक, और आप अपने अपने कमेंट्स बताएं आपको कैसा लगा आज का, कुछ जानकारी मिली, अच्छी लगी तो। अभी समय है आप सबको धन्यवाद कहने का, तो पुष्कर दादा थैंक यू, सौरभेंद्र थैंक यू, छवि त्यागी भाई थैंक यू, विकी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अर्चना थैंक यू, समीर साहा जी, आशीष थैंक यू सो मच, अभिनव कुमार जी थैंक यू, पापा थैंक यू सो मच, सिद्दीक भाई शुक्रिया, विकास थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हाय दिव्या, परवेश भाई थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, शशांक शुक्ला जी धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, राकेश पॉल जी, ट्राइग्लिसराइड इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, कहाँ से आती है ट्राइग्लिसराइड बताएं जरा सोच करके। और सुगाता आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, एंजियोजेनेसिस की बात आपने की। राजेंद्र नारंग जी थैंक यू सो मच योर कमेंट, बीट रूट इज फैंटास्टिक सर, 120 ml of beetroot juice per day as per nutritionfacts.org. 120 milligram of beetroot per day is equivalent to some of the best known antihypertensive drugs. बीटरूट काफी अच्छी चीज है, तो आपके खाने में बीटरूट का इस्तेमाल करना शुरुआत करें। थैंक यू छवि भाई फॉर योर कंफर्मेशन, थैंक यू विकास जी। सुमित भाई ब्लैक कॉफी इज गुड, आई होप यू एंजॉय ब्लैक कॉफी। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग्स कंटेन डायोक्सिन विच इज हार्मफुल टू द बॉडी, बहुत सारी रिसर्च आ रही है। इनफैक्ट सुगाता देयर हैज बीन स्टडी पब्लिश्ड इन बीएमजे जिसमें बताया गया है कि 30% चांसेस डायबिटीज की बढ़ जाती हैं, साथ में ब्रेस्ट कैंसर के भी केसेस देखे गए हैं लॉन्ग टर्म में। तो थैंक यू सुमित भाई। भैया जी थैंक यू so much for joining. Sugata, I was deliberately following plant-based diet in the medicated dose for last 1 year. Fantastic. And how are you feeling, Sugata? Do share your feedback with me. I'll also share my example. Thank you छवि भाई, आपको आज की टॉपिक अच्छी लगी। और अभी गौतम शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अमन थैंक यू, रौनक हाय, अंचल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड उम्मीद है आपको आज की टॉपिक अच्छी लगी होगी। तो अपना ख्याल रखें, अपनी सोच का ख्याल रखें, और खाने में क्या जा रहा है उसका ख्याल रखें। Thank you so much. See you all tomorrow. Bye. Take care. Bye-bye. See you tomorrow.